आपको का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरें आपको बताते हैं। आज से बजट सत्र की शुरुआत है और विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। लेकिन उससे पहले जब विधानसभा में जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचती है तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके स्वागत में सीएम योगी खुद आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं विधानसभा से, जहां पर विधानसभा में सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का स्वागत किया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें थी विधानसभा से, जहां पर सीएम योगी ने आनंदीबेन पटेल राज्यपाल का स्वागत किया और उसके बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें, बजट सत्र की शुरुआत हो गई और हंगामेदार शुरुआत की, जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही थी, ठीक वैसी ही शुरुआत हुई है। विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी के विधायक सदस्य जैसे ही पहुंचते हैं, वो वहां पर उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। वो आकर के धरने पे बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो तस्वीरें बड़ी अच्छी अच्छी वहां से देखने को मिली है, जहां पर कोई जो एमएलसी है वो अस्थि कलश लेके, नैतिकता का अस्थि कलश लेकर के साइकिल से पहुंचता है। तो वहीं पर अतुल प्रधान जो विधायक है, वो वहां पर बेड़ियों से जकड़े हुए पहुंचते हैं। वो तस्वीरें आपको विधानसभा से दिखाते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है बेड़ियों में जकड़े हुए अतुल प्रधान। ये देखिए, डबल इंजन की सरकार बोलती है 25 करोड़ की आबादी का देश है, रोजगार दे नहीं पाए, जिस कारण से डंकी रूट से लोग जाते हैं। और जो ट्रंप साहब को अपना दोस्त बताती है सरकार, क्या दोस्ती में इस तरह का निर्णय लिया था? क्या दोस्ती में इस तरह की चीजें की जाती हैं? तो जो इन लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए प्रदेश की सरकार को कि निश्चित रूप से क्या नाम अब कभी कोई आने वाले समय पर इस तरह कड़ी में ना आए। ये थे समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान, जो साफ तौर से अपमान की बात कर रहे थे और इनका जो संदेश था, ये साफ संदेश है कि किस तरीके से अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है भारतीयों को बेड़ियों में, उसको लेकर के ये सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। बहुत सारी तस्वीरें हैं विधानसभा से, जहां पर तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए नया तरीके निकाले, साइकिल से पहुंचे, अस्थि कलश लेकर के पहुंचे, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और तमाम ऐसे पोस्टर्स भी हाथों में उन्होंने लेकर के सरकार को घेरने का काम किया। आपको बता दें, जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि आज दोनों सदन जो विधान परिषद और विधानसभा को संबोधित करना था राज्यपाल को, जब उन्होंने शुरुआत की तो 59 मिनट का भाषण था, लेकिन महज 8 मिनट 35 सेकंड, 8.5 मिनट में ही उन्होंने अपने भाषण को खत्म कर लिया, क्योंकि लगातार विपक्ष के जो सदस्य थे वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे और राज्यपाल वापस जाओ जैसे तमाम नारे लगा रहे थे, जिसके बाद 12:30 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें, इस चीज की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बेरोजगारी हो, महाकुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं, उसको लेकर के कि उनके सही आंकड़ा जारी करे, ऐसे तमाम विपक्ष आरोप लगा रहा था। और इसी को लेकर के आज जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो वेल में आ गए और जैसे ही राज्यपाल ने अपना ये अभिभाषण शुरू किया, वेल में आ गए और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद 8 मिनट 35 सेकंड में ही अपने अभिभाषण को पूरा करके वो चली गई और 12:30 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें, 18 फरवरी से 5 मार्च तक ये सदन की कार्रवाई चलेगी और शुरुआत में ही सीएम योगी ने कहा था कि सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है सदन चलाना, बल्कि ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। इसलिए चर्चा में सकारात्मक तरीके से आप आगे बढ़िए, अपने सवाल जरूर कीजिए पर चर्चा में भाग लीजिए। तमाम ऐसे आरोप लगाए और हताशा और निराशा की बात की और हार की वजह से इस तरीके कार्य करने की भी सीएम योगी ने बात की शुरुआती तौर पर। लेकिन जिस तरीके से आसार नजर आ रहे हैं और ये बात की जा रही है कि जो विपक्ष है लगातार हमलावर है सरकार पर, ऐसे में पूरा का पूरा ये जो बजट सत्र है ये हंगामेदार होने की आशंका व्यक्त की जा रही है और 20 फरवरी को बजट पटल पर रखा जाएगा। आपको बता दें, अयोध्या से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अयोध्या में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ड्रोन भारी भीड़ में, क्योंकि अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, ऐसे में एक ड्रोन पहुंच जाता है जिसको वहां के सुरक्षा बलों ने पैनी नजर बनाए हुए थे, जिसके बाद इस ड्रोन को मार गिराया गया। आपको बता दें, एंटी ड्रोन सिस्टम भी अयोध्या में है और 2.5 किलोमीटर की रेंज में ये पूरा एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव रहता है और 2.5 किलोमीटर की रेंज में कोई भी ड्रोन आता है तो उसको ये मार गिराता है। सबसे बड़ी बात है कि विमान को भी वहां पर परमिशन नहीं है कि मंदिर परिसर के ऊपर से उड़ान भर सके। ऐसे में
ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं कोई भगदड़ की योजना नहीं थी। इस एंगल से पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जो ड्रोन था उसको गिरा दिया गया है, लेकिन हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि एक बहुत ही वहां पर जिस तरीके से संवेदनशील इलाका है पूरा, प्रभु श्री राम जी का मंदिर, आराध्य श्री राम का मंदिर, ऐसे में कहीं भी किसी भी तमाम, क्योंकि इससे पहले भी एक वहां पर युवक पहुंचा था जिसने चश्मे में एक छिपा हुआ कैमरा लगा करके पहुंचा था, जिसको वहां की सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया था। ऐसे तमाम चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े निशाने पर रहता है राम मंदिर, और यही कारण है कि वहां पर जो लगातार है जो सुरक्षा बल है उनकी पैनी नजर रहती है। ऐसे में ये ड्रोन कहां से आया, किसने इसे उड़ाया था, इसके पीछे क्या साजिश है, सारी चीजों को लेकर के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी की पूरी जांच कर रही है। और फिलहाल रात की बात यह है कि उस ड्रोन को गिरा दिया गया है। आपको बता दें, महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है और 54 करोड़ से अधिक लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। आज 37वां दिन है। ऐसे में तमाम सेलिब्रिटीज, नेता, अभिनेता वहां पहुंचे और जूही चावला भी वहां पहुंची। उन्होंने वहां पर पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाई और वहां की व्यवस्था को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जूही चावला महाकुंभ में पहुंची। मैं अभी सबसे कह रही थी कि आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। सुबह 7-7:30 बजे सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है। फिर हम भी स्नान करने गए, शीतल पानी, इतना मजा आया, वहां से हटने का मन नहीं हो रहा था। मैं चाह रही थी वहीं रह जाऊं। बहुत बहुत खूबसूरत, और आप सबका धन्यवाद यहाँ पर पुलिस, आप सबका, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे जूही चावला को, किस तरीके से वो बता रही थी कि जो सरकार ने व्यवस्था की है बहुत शानदार की है, और जिस तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब भी है और वो अमृत स्नान कर रहे हैं। ऐसे में तमाम सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग, उद्योगपति, नेता, मुख्यमंत्री प्रदेशों के तमाम लोग हैं, और वहां पर संगम में धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे थे। भले उन्होंने वहां पर डुबकी लगाई, लेकिन वो निशाना साधना नहीं बोले। उन्होंने कहा कुव्यवस्था के बीच में हम यहाँ पर आए हैं और हम भी आस्था की डुबकी लगाएं, और इसका एक अलग ही आनंद है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक हमारे सभी साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो हमें बताएंगे। सबसे पहले हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम आज उनके शहर की बात, और जो उनकी इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज? देखिए सर, सबसे बड़ी बात आपको बता दें, रायबरेली की ये स्टेट से कनेक्टेड है और मेरे साथी जाने है नहीं, तो वो कुंभ कवर कर रहे हैं, तो मुझे लगा जाने तो प्रतापगढ़ और रायबरेली दोनों की खबरें हैं, और ये अखंड 28 है। अगर बात करें तो थाना महेशगंज पड़ता है, थाना महेशगंज प्रतापगढ़ में, और वहां पर जो है एक दलित की बेटी जो है अगवा कर ली जाती है, इसको कहते हैं अपहरण हुई थी, और वहां पे ऐसी कुछ घटनाएं और भी हुई थी अकॉर्डिंग टू एसओ महेशगंज प्रतापगढ़। और उनके यहाँ घटनाएं हुई थी और उनका कहना है कुछ प्रेम प्रसंग में लड़कियां चली गई थी, तो वहां पे एक दलित की लड़की जो है दलित के ऊपर आरोप लगा था, और सवर्ण की लड़की थी। और पूरा मामला मैं बता दूं आपको, ये है, लड़की का नाम सोनम मिश्रा था, और इनके जो पिता हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा, ग्राम बोधी का पूर्वा, झींगुर, थाना महेशगंज, कुंडा, प्रतापगढ़। ये पूरा मामला जब सवर्ण आर्मी के कानों में इसकी भनक लगी, तो 28 दिसंबर को सवर्ण आर्मी के जो कुछ कार्यकर्ता होते हैं वो जो है बड़े पैमाने पर जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं, और उस प्रदर्शन में अब अभी तक खैर जांच चल रही है और ये कोर्ट में भी मामला चला गया है। और सवर्ण आर्मी का ऐसा कहना है कि हमारे पास जो है कार्यकर्ताओं के ऊपर जो राष्ट्रीय महासचिव है, इनके जो राष्ट्रीय महासचिव है उनके शिवम सिंह, उनके और उनके कुछ 8-10 कार्यकर्ताओं के नाम गंभीर बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया प्रदर्शन करने पर। और जब इस पे एसओ महेशगंज से आज सुबह मेरी बात हुई, और तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, इन्होंने रास्ता बाधित किया था, और रास्ता बाधित होने की वजह से इस धरने की कोई अल्टीमेटम नहीं था, शांतिपूर्ण तरीके से जो ये कह रहे हैं उस तरीके से धरना नहीं था। खैर, इस पे ये जांच का विषय होगा। वहाँ के क्षेत्राधिकारी को मैंने कांटेक्ट करने का कोशिश किया, एसपी प्रतापगढ़ से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन पीआरओ से बात हुई तो पीआरओ ने कहा कि आप कांटेक्ट कर लीजिए क्षेत्राधिकारी कोई मैडम है,
तो मैडम कोर्ट, तो उनसे मेरी बात बहुत लंबी नहीं हो पाई। खैर अभी बात होगी तो विस्तार में बात करेंगे उससे। लेकिन फिलहाल एक हमारे पास रायबरेली से कनेक्टेड कैसे भी खबर, उसकी कुछ तस्वीरें हमारे पास है। हम चाहेंगे अपने असाइनमेंट से प्लीज उसको प्ले कर दें और इस तस्वीर को देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको विस्तार में बताता हूँ कि घटना पूरी ठीक है और क्या हुआ, रायबरेली से घटना कैसे कनेक्टेड हो गई। अध्यक्ष जी आज धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दिया है, क्या प्रकरण है, क्या मामला है? ये कुछ दिन पहले जो है प्रतापगढ़ में घटना हुई थी, जिसमें एक 14 साल की नाबालिग बिटिया को एक दलित समाज के लड़का जो है उसको अपहरण करके ले गया, जिसमें उनके द्वारा जो है महेशगंज थाना जो प्रतापगढ़ के अंतर्गत आता है वहाँ पर जाकर के उन्होंने अपनी तहरीर दी। लेकिन वहीं पे देखा गया कि वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की जो थाने की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय पाई गई। और इन्होंने वहाँ के बाद जो है ऊपर अपना जो है सीओ साहब को, डीएम वहाँ के हर जगह उन्होंने सूचित किया। उसके बाद भी उनको कोई उसका जो है हल नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने जो है फिर कहीं ना कहीं जब उनको ये लगा कि अब यहाँ से हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा, तो उन्होंने अपने जो है समण आर्मी को, अपने समण समाज की जो बात करती है उस समण आर्मी को उन्होंने याद किया। और वो समण आर्मी जो है मजबूती के साथ वहाँ थाने पर पहुँच करके एक शांति रूप में जो है न्याय के लिए अपना जो है धरने पे बैठी। और कहीं ना कहीं उस पर जो है असर भी हुआ और वो लड़की जो है बरामद हुई। लेकिन वहीं अपनी निष्क्रियता को छिपाते हुए प्रशासन ने हमारे राष्ट्रीय महासचिव और उनके साथ जो है 27 प्रतापगढ़ के जो हमारे समण आर्मी की टीम है, वहीं पे 60 अज्ञात लोगों के फर्जी मुकदमा जो है उनको उनके नाम जो है दर्ज किया गया। जो क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी यही है कि जो फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है उसको वापस किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सर्वेश पांडे जी हैं, उसके दिशा निर्देश पर हम लोग प्रदेश स्तर पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। इंद्रवीर, एक सवाल है कि हाँ बिल्कुल इंद्रवीर आ रही है। एक सवाल है आपसे कि विभिन्न आर्मियां बन गई हैं, सवर्ण आर्मी बन गई है, भीम आर्मी बन गई है। क्या हमारे देश में आर्मी और पुलिस के लोगों के ऊपर इकबाल क्या जनता को नहीं है कि इस तरीके की आर्मियां एक्टिव होकर के मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही है, जिनके खिलाफ जब वो प्रदर्शन करते हैं तो उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं मामले दर्ज हो जाते हैं। फिर मामले जब दर्ज हो जाते हैं तो कहते हैं हमारे मामले दर्ज जो हुए हैं उनको हटाओ, हमारे ऊपर फर्जी मामले दर्ज किए गए। आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूरी है, पर क्या पुलिस की क्या निष्क्रियता है जिसकी वजह से इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाती हैं? देखिए सर, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अब ये जो मामला, जैसे अभी आपने तस्वीर में सुना, देखा और सब कुछ समझा, लेकिन ये क्या हुआ कि जो सवर्ण आर्मी अध्यक्ष है, जो सवर्ण आर्मी अध्यक्ष रायबली है, उन्होंने बड़े पैमाने पर कल रायबली डीएम हर्षिता माथुर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी ज्ञापन दिया है कि ये जो निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, ऐसा उनका आरोप है। और आईबीसी इसको कंफर्म नहीं करता कि मुकदमा क्या था क्या नहीं, लेकिन जो मुकदमा लिखा गया उनका कहना है सरासर हमारे बड़े जो है पदाधिकारी जो है उनके खिलाफ और कार्यकर्ता जो सवर्ण आर्मी के हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा लिखा गया और गंभीर बीएनएस के तहत लिखा गया है। गंभीर बीएनएस के तहत 8 से 9 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। और वहां पे जो घटना हुई थी, वो लड़की खैर बरामद हुई कुछ दिन बाद, और ये धरना करने के लगभग 1 महीने पहले की घटना है, जैसा सवर्ण आर्मी अध्यक्ष ब्रजेश सिंह ने बताया। और उसके बाद वो बरामद जब नहीं होती है तो 28 दिसंबर को ये करते हैं ये लोग 1 महीने बाद। उसके बाद वो लड़की धरने के बाद बरामद होती है, फिर अपना सुपुर्द करते हैं परिवार वालों को। लेकिन अखंड बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अब कहीं पे धरना हो रहा है या कहीं पे कोई एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत कोई भी अगर अपनी आवाज उठा रहा है, उसको पुलिस दबाने का काम कर रही है, ये 100% है। इसमें कहीं ना कहीं से आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, अरे धरना करना। अब जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस बाधित हो रही थी, रोड बाधित हो रहा था, जो वहाँ के एसओ है। लेकिन ये जांच का विषय होगा
और उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट का भी उन्होंने हवाला दिया कि कोर्ट में देख लेंगे और कोर्ट में जो भी प्रकरण है कोर्ट में चलेगा। तो इस तरीके की ये जो निकल के आया उससे तमाम आदमी बड़ा नाराज है और वो मुख्यमंत्री जी को यही नहीं प्रतापगढ़ में भी ये लोग और बड़े प्रदेश लेवल पे इन लोगों ने मुहिम चलाई है। ट्विटर हैंडल पे अगर आप जाकर देख करके तो उसमें मुहिम चल रही लोगों की कि अगर ये मुकदमा इस एफआईआर या इस पे अगर ये वापस नहीं लिया जाता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन पूरे प्रदेश में सवाल आदमी की तरफ से देखने को मिलेगा। जी सर। इंद्रवीर, ठीक है, प्रदर्शन की अनुमति लेनी चाहिए और अगर किसी के खिलाफ कोई गलत कार्रवाई की गई है तो उसका भी विरोध होना चाहिए और शायद यही कारण है कि पुलिस की निष्क्रियता साफ साफ तौर पर देखी जा सकती है। अगर पुलिस निष्क्रिय नहीं होती तो शायद इस तरीके के प्रदर्शन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हाल फिलहाल में ऐसे कई मामले आते हैं जिसमें पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं और जो लोग हैं विरोध प्रदर्शन पर उतर आते हैं। उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है, फिर उसको सेटलमेंट की बात की जाती है कि ये फिर हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा गया। लेकिन ये स्थितियां पैदा क्यों होती, सबसे बड़ा सवाल ये है इंद्रवीर। अगर आपके पास जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था के आपके कंधों पर, पूरे जिले की, प्रदेश की, तो आप लोगों को इसको सही इजीली हैंडल करना चाहिए ना। ऐसे हैंडल करना चाहिए आगे चल के कोई स्थिति खराब ना हो। लेकिन अगर आप इस तरीके के कार्य करेंगे, अपनी निष्क्रियता करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जरूर जो होती है ना, इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाती है जिसके बाद संभालना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर सरकार की बदनामी होती है कि सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है पुलिस को। अगर इस तरीके के गंभीर मामले आते हैं कि किसी संप्रदाय, धर्म या जाति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह की घटना घटती है, तो जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं करेगी तो इस तरीके के मामले जातियों में तब्दील हो जाते हैं। मैंने इसीलिए सबसे पहले बोला कि भीम आर्मी बन गई है, सवर्ण आर्मी बन गई, ना जाने कितनी आर्मियां बन रही हैं। तो क्या इस देश में पुलिस और एक बाल कायम नहीं है क्या? इस तरीके की आर्मियों की आवश्यकता पड़ती है। लोग अपनी मांगों को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के इस तरीके से धरना प्रदर्शन पर उतारू हो जाते हैं जिसके बाद स्थितियां गलत तरीके से, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है जिससे कानून व्यवस्था को पूरा मैनेज कर पाना अपने आप में बड़ी दिक्कत की बात होती है। तो इंद्रवीर, अधिकारियों से बात कीजिएगा, आखिरकार मसला क्या है और किन लोगों की लापरवाही की वजह से इस तरीके की घटना घटित हुई? कुछ कहना चाह रहे बताइए। कुछ भी करें लेकिन हम अपने एक संविधान से बंधे हुए हैं। वो हर एक नागरिक हो और चाहे कोई भी विभाग हो, ये देश संविधान से चलता है और हम आप हर एक आदमी एक संविधान के तहत काम करेगा। देखिए, पुलिस का काम है जो घटनाएं हो जाए उसका अनावरण करना, उसको जल्द से जल्द निपटाना। और जो जैसे आपने कहा कि आर्मी है, अब आर्मी बन गई है और इन आर्मियों को भी एक पेशेंस रखना चाहिए, नो डाउट। और जो भी पदाधिकारी हैं उनको बड़े तरीके से जाकर के उस विभाग से बात करें। और जब उसका प्रदर्शन का ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें जो है बिना प्रदर्शन के शायद लोग सुनते नहीं, और ये बड़ी बड़ी जगह हुआ है और होना भी चाहिए, हम इसके खिलाफ भी नहीं। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आपके जो विभाग है, खुफिया, एलआईयू और फलाना और भी जो विभाग है, उनको आप अल्टीमेट करिए कि हम फला जगह अपनी एक रिपोर्ट दीजिए, हमारी ये घटना है और उस घटना के तहत ये काम नहीं हो रहा है, इससे हम लोग एक धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, तो वो करके करिए। और जैसे इन्होंने, लेकिन जांच का विषय होगा, इस तरीके से किसी के ऊपर आप अंग्रेजी हुकूमत नहीं चला सकते। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप अंग्रेजी हुकूमत नहीं चला सकते, चाहे आप थानेदार हो, चाहे आप कोतवाल हो, चाहे आप कप्तान हो, चाहे आप एडिशनल एसपी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप आईजी, कुछ भी हो। एक बड़े पैमाने पे आप उसकी जांच कराइए। जांच में अगर वो गलत पाया जा रहा है, कोई भी इंसान, इवन कोई भी हो, तो उसके खिलाफ आप डेफिनेटली कदम बढ़ाइए अपना, और सक्रियता के साथ बढ़ाइए, जिससे उनको दोबारा समझ में आए कि नहीं यार, ये करने से नुकसान हो सकता है हमारा या समाज का या हमारे समाज का। उस समाज को नाम के लिए, बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए आप काम कर रहे हैं। आपने एक आर्मी बनाई है, उस आर्मी का, और उसमें एक नियम है, उसके तहत कानून का पालन हो, उसके तहत काम करने के लिए। लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में सबको इजाजत है अपने प्रदर्शन को, विरोध को दर्ज कराने के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी काम आप करिए तो आपको कहीं ना कहीं संयमित रूप से करिए। ऐसा ना हो कि उसके आड़ में आप कोई ऐसा काम कर जाए जिससे कानून व्यवस्था को और सरकार को या तमाम ऐसी चीजें, स्थितियां जो होती है बिगड़ जाती है। तो ऐसे में सबको अपने दायरे में रह करके कोई कार्य करना चाहिए। इंद्रवीर, जरूर अधिकारियों से बात कीजिएगा, आखिरकार वजह क्या है कि अगर स्थितियां इस तरीके की पैदा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? अखंड, एक खबर, जो खबर नहीं, इस वक्त हम एक जानकारी को लेकर के इस वक्त आरओ मोटर्स कानपुर में है, वहां पर है। यहाँ पर हमारे साथ में जो आरओ मोटर्स के मालिक हैं, वो गौरव, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। बात इस चीज को लेकर के है कि जिस तरीके से हम जानते हैं कि हम लोग जिस तरीके से इस वक्त गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी शॉर्ट सर्किट या किसी के कारण जो है आग जो है कार में लग जाती है, जो
बसें हैं उनमें आग लग जाती है। ये घटनाएं लगातार बढ़ती हैं और गर्मी में इनकी जो संख्या है कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। इसको लेकर के हम इनसे बातचीत करेंगे और आप भी अगर कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो जरूर इनसे पूछिए। और काफी अच्छा काम है इनका, काफी बड़े पैमाने पर ये गाड़ियों का रिपेयरिंग का काम करते हैं। इनको ये जानकारी देंगे कि किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं और क्या कारण होता है कि जो गाड़ियां उनमें अचानक से आग लग जाती है। गौरव जी, क्या कारण होता है, किस वजह से आग लगती है और इससे क्या बचाव किया जा सकता है? देखो राम राम। जो मेन कारण है गाड़ी में आग लगने का, जो लोग गाड़ी में वायरिंग एडिशनल डलवा लेते हैं, जैसे उनकी गाड़ी में जो कंपनी ने असेंबल किया हो उसके बाद में भी वो एक्स्ट्रा वायरिंग डलवा लेते हैं, तो उस गाड़ियों में मेन आग लगने का कारण वो शॉर्ट सर्किट से। कभी कभी क्या है, चूहे काट देते हैं पाइपलाइन वगैरह जो लीकेज कर रहे हैं, सीएनजी है या एलपीजी है वो लीक कर रही है, हम प्रॉपर ध्यान नहीं देते जिस वजह से आग लग जाती है मोटर। तो आप कोशिश करिए कि आपकी गाड़ी में जब भी लीकेज का प्रॉब्लम है, क्लियर अबाउट प्रोफेशनल्स को दिखाएं, प्रोफेशनल्स को गाड़ी ना टच करने दें। वायरिंग का जो सेगमेंट है उसमें कोशिश करिए आप ओरिजिनल वायरिंग पे ही गाड़ी में काम करें, ना कि आप देसी गाड़ी की वायरिंग है या अनप्रोफेशनल गाड़ी टच ना करने दें, जो मेरा मानना है। जैसे कि गर्मी का समय आता है, हम लोग एसी का लगातार कार में प्रयोग करते हैं, तो क्या उससे बचना चाहिए? क्या कारण है? क्या एसी ज्यादा चलाने से भी ऐसा कुछ होता है? नहीं, एसी का इसमें आग लगने का जो कारण है वो एसी की वजह से मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन जो है वो शॉर्ट सर्किट है। जैसे वायरिंग आपकी गाड़ी में पड़ी हुई है, एडिशनल वायरिंग, आप जो भी आप वायरिंग का काम करा रहे हैं उस पे आप फोकस करें कि वो जेन्युइन हो, ओरिजिनल हो। प्लस गाड़ी में जो भी आप स्पेयर यूज कर रहे हैं वो ओरिजिनल स्पेयर्स के साथ आप काम करें। सीएनजी भी यूज कर रहे हैं तो सीएनजी ऑथराइज्ड जगह की हो, अनऑथराइज्ड जगह की ना हो कि रोड साइड कहीं से भी आपने सीएनजी असेंबल करवा ली। या लीकेजेस आपको प्रिपेयर करना है कि आपकी जो लीकेजेस है उस पर प्रॉपर आपको ध्यान देना अपनी कार में, मेन जो फंक्शन है। गौरव, इस वक्त लगातार जो है सरकार ई बसों पे, ई कार पे, सब पे जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा रही है। तो क्या ये सेगमेंट ठीक है आगे चल के? क्या इनमें, क्योंकि ये भी जानकारी मिलती है कि जो बैटरियां वो फट जाती है, क्या इस तरीके का भी कुछ मामला आपके सामने आता है? देखिए, ऐसा क्या है कि अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो क्वालिटी और प्योरिटी टीम लगी हुई है, प्रॉपर काम कर रही है ईवी पे सेगमेंट पे, तो वो बहुत अच्छा सेगमेंट लेके भी मार्केट में आए हुए हैं। जैसा कि अभी हम दे रहे हैं बैटरी फटने का, तो ऐसा सेगमेंट अभी तक मार्केट में नहीं आया हुआ है कि जो भी आग लगने के जो रीजन है वो वायरिंग या शॉर्ट सर्किट है, ना कि बैटरी फटने के। ईवी का अवनीश, जो है, ईवी बहुत अच्छा सेगमेंट है। एक सवाल ठीक ये है, भी ईवी का है कि बिल्कुल जैसा आपने बड़ा एक वाजिब सवाल उठाया कि जो बैटरी वाली जो व्हीकल्स हैं, बैटरी वाले जो ईवी व्हीकल्स हैं, एक समस्या आ रही है कि हम वैसे तो कार की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे घटनाएं देखने को मिली है टीवी में जहां पर स्कूटी जो होती है उसमें आग लग जाती है। तो जहां तक मैं कार में मान सकता हूँ कि कार में आप एक्स्ट्रा एडिशनल कोई चीजें आप असेंबल कराने के लिए कई सारे उपकरण चलाने के लिए कैमरा या बाहर से आप वायरिंग करवा लेते हैं। तमाम ऐसे उपकरण है जो लोग ना कंपनी से डायरेक्ट फिटेड नहीं लेते, बाहर जाके असेंबलिंग कराते हैं। लेकिन ईवी व्हीकल्स अगर आप बात करें स्कूटी की, तो वहां पर ऐसा कोई हमारे ख्याल से कोई भी व्यक्ति कुछ लेता होगा तो उसमें कुछ असेंबलिंग नहीं कराता होगा। तो वहां क्या वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से गाड़ियों में आग लग जाती है? कई ऐसी घटनाएं आपने भी देखी होंगी, तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरीके से जो ईवी स्कूटर्स हैं वो जलकर खाक हो गए। कंपनियां पल्ला झाड़ लेती हैं, लेकिन वजह क्या है? क्योंकि अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको इस बात में और इसकी बारीकी के बारे में भी जानकारी होगी कि क्या कमी रह गई है या किस तरीके से इस पूरी घटना जो घटती है उसके लिए जिम्मेदार। क्योंकि बहुत सारे अब तो कारों में भी एक तरीके से विस्फोटक पदार्थ बन गए हैं, एक दौड़ती चलती हुई एक कार का गोला बन जा रही है गाड़ियां। तो वजह क्या है? क्या गर्मी इसकी वजह ही है या फिर असेंबलिंग इसकी वजह है? ये तमाम ऐसे कई कई बार तो नई नई गाड़ियों में भी आग की खबरें सुनते हैं। जरूरी नहीं है वहां पर असेंबलिंग का कुछ मामला हो। तो आखिरकार वजह क्या हो सकती है, ये भी जरूर बताइए दर्शकों को, क्योंकि आमतौर पर आजकल गाड़ियों का एक बहुत बड़ा क्रेज और कल्चर चल रहा है और हर आदमी, हर परिवार चाहता है कि उसके घर में गाड़ी हो। तो ऐसे में क्या उसको सुरक्षा बरतनी चाहिए, किस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए गाड़ियों को लेकर के? क्योंकि कारों में जिस तरीके से आए दिन आग की घटनाएं आ रही है, बहुत बड़ी दिक्कत की बात आ रही है। ये फर्स्ट तो ये है कि जो भी ईवी स्कूटर्स में आग लगी हुई है, प्रॉपर अगर देखे जाए तो अनब्रांडेड मार्केट में कई कंपनियां लॉन्च हो चुकी हैं जो कि कम रेट्स में आपको प्रॉपर दे रही हैं। ठीक है, तो कंपनियां बना रही हैं, बैटरियां बना रही हैं, गाड़ियां बना रही हैं, सब कुछ है, लेकिन जो प्योर क्वालिटी चेक करती है 100% वो नहीं चेक करते हैं। जैसे 100% की लॉट बनी तो ओनली 10% चेक हुआ, 90% ऐसे ही माल मार्केट में लॉन्च हो जाता है। तो उसमें जो माइनर पॉइंट होते हैं वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम का कारण है। दूसरा क्या है कि जैसे हमने चूहे की बात करी, तो चूहे हमारे कार वाले सेगमेंट में भी है, तो बाइक या टू व्हीलर सेगमेंट में चूहे होते हैं। ठीक है, वायरिंग की अगर आप बात करें, स्कूटर्स में कोई वायरिंग नहीं होती, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन स्कूटर्स में भी डिग्गी वगैरह होती है, प्रॉपर जो वायरिंग होती है, माइनस प्लस टच हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ, स्कूटर्स वगैरह में भी टाइम नहीं मिल पाता है। अगर आप बचाव की बात करते हैं तो गाड़ी में हमें प्रॉपर जो काम करना है, फोर व्हीलर सेगमेंट है तो एक हैमर प्रॉपर गाड़ी में रखना है।
अगर गाड़ी में कभी शॉर्ट सर्किट हुई, हमें गाड़ी पूरी लॉक हो जाती है, सेंसर फ्यूज जा रही होती है, हम गाड़ी नहीं खोल सकते। उस कंडीशन में हमें शीशे को कनेक्ट करने के लिए हेलमेट प्रॉपर अपने साथ रखना है, ताकि हम इन केस अगर ऐसी हमारे साथ मिसहैपनिंग हुई है, तो हम कैजुअलिटी के केस में हम शीशे को कनेक्ट करके बाहर निकल सकते हैं, जो मेन हम अभी बचाव के कारण कर सकते हैं। और वायरिंग जो है वो ओरिजिनल वायरिंग पे ही काम करें, वो वैल्यूएबल होगा हमारे लिए। सर जैसा कि गौरव का कहना है कि जिस तरीके से लगातार जो है फर्जी तरीके की भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सस्ते में जो है माल को बेचती हैं, सस्ते में कहीं ना कहीं कम कीमतों में बैटरी को बनाती है। और आप लगातार देख रहे होंगे कि बहुत सारी कंपनियां आई भी है, ई रिक्शा भी लगातार निकल रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां भी है लगातार निकल रही है, बहुत सस्ते मिल जाती है। कुछ लोग सस्ते के चक्कर में उन गाड़ियों को ले लेते हैं। तो गौरव का कहना है कि सस्ते के चक्कर में ना पड़े, एक अच्छे ब्रांड में जाए, अच्छी चीजों को देख करके जो पूरा सेगमेंट तैयार करती है कंपनी, जो एक मानक होता है उनका, उन मानकों के हिसाब से जो गाड़ियां बनाई जाती हैं उनके माध्यम से अगर हम कार्य करेंगे और कहीं ना कहीं बचाव के लिए जो जरूरी है, अगर कार से चल रहे हैं तो एक ऐसी व्यवस्था लेके चलेंगे, अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हम कम से कम शीशा को तोड़ करके बाहर निकल करके अपनी जान बचा सके। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं गाड़ियां क्योंकि बढ़ रही हैं, हर एक व्यक्ति गाड़ी पे चलना चाहता है, सड़कें वही हैं लेकिन गाड़ियां लगातार बढ़ रही हैं। गर्मी का जो अगर सितम देखा जाए तो लगातार बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। तो ये कारण बहुत सारे हैं और लगातार जिस तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट में गर्मी को एसी के द्वारा बढ़ाते जा रहे हैं, घरों में एसियां लग रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब कारण है गर्मी का कारण, जो बैटरियां जो है लगातार फूट रही हैं और उनके कारण आग लगने का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। खंड बिल्कुल सही कह रहे हैं अवनीश। एनवायरमेंटल चेंज भी बहुत सारा देखने को मिल रहा है। फरवरी में जिस तरीके से गर्मी अभी देखने की मिल रही है, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि हम अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आने वाले समय में प्रकृति आपके साथ जरूर खिलवाड़ करेगी, लेकिन फिलहाल आपको राहत और बचाव के लिए जो तमाम चीजें गौरव जी ने बताई हैं, आपको उसका पालन करना चाहिए और ब्रांडेड चीजों की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी, आपकी सुरक्षा पहले है, सामान बाद में, तो सस्ते के चक्कर में ना पड़े, ब्रांड के चक्कर में, और जिसका क्वालिटी चेक होता है उसको देख करके इस जो मानकों पर जो खरा उतरता हो उसी प्रोडक्ट को अपने घर में लाए, क्योंकि सुरक्षा जरूरी है और आपकी जिंदगी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रयागराज से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रयागराज से? तमाम सेलिब्रिटीज वहां पे पहुंच रहे हैं और व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से जूही चावला ने कहा कि वहां की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल ये भी है ज्ञानेंद्र की जो सेलिब्रिटीज है, जो वीवीआईपीज है, वो कह रहे बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कल की भी स्थिति अगर बात की जाए तो रात में भी बहुत बड़ा जाम, महाजाम देखने को मिला है। तो क्या कमियां रह जा रही है, किस तरीके की स्थितियां लगातार पैदा होती चली जा रही है? बिल्कुल अखंड, देखिए कल ही हमारी आपकी बात भी हो रही थी और आप भी आ रहे थे, तो हमने भी आपको थोड़ा सा स्टेबल रहने को कहा कि आप अभी ठहरे रहिए, जहाँ हैं वहीं ठहरे रहिए। स्थितियां अभी नॉर्मल नहीं हुई हैं और प्रयागराज की स्थितियां खास तौर पे जो प्रयागराज से 15 किलोमीटर के पहले के क्षेत्र हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रयागराज का तो बॉर्डर बहुत लंबा है, लेकिन शहर का बॉर्डर जो है वहाँ की स्थितियां बहुत ही अच्छी नहीं है। और चाहे वो अंदावा हो, चाहे वो नैनी ब्रिज रीवा रोड हो, और चाहे चित्रकूट बॉर्डर हो, चाहे आपका लखनऊ और अयोध्या मार्ग हो, चाहे फतेह, वहाँ की स्थितियों की बात करें तो गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। गाड़ियां पार्किंग फुल हो चुकी है। सोचिए, लोग लगातार आ रहे हैं। ऐसी सूचनाएं मिल रही कि शायद मेला की डेट आगे बढ़ेगी, 7 दिन और डेट बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल ये आधिकारिक नहीं है, आईबीसी इसकी पुष्टि भी नहीं करता है कि मेला की डेट आगे बढ़ेगी। मेरी मौजूदगी इस समय प्रयागराज स्टेशन पे है। अब सोचिए, मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, मुझे थोड़ा सा किनारे आके बात इसलिए करनी पड़ रही है, लाइव इसलिए देना पड़ रहा है कि भीड़ इतनी है कि हम अपने आप को, अगर मैं वहां खड़ा होकर लाइव दूंगा तो मुझे चलने की जरूरत नहीं होगी, मैं खुद अपने आप चलते चला जाऊंगा। भीड़ देखिए, सोचिए इतनी भीड़ है, भीड़ काफी है, ड्रोन से नजर रखी जा रही। प्रशासन एक तरीके से लगा है। नो व्हीकल जोन घोषित है, अभी 26 तक ही घोषित रहेगा। संगम स्टेशन जो पड़ता है उसको बंद कर दिया गया, सिर्फ एक स्टेशन ही खोला गया है, वो सिविल लाइंस के बगल ही जो स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन जिसे कहते हैं, वही सिर्फ चल रहा है। सोचिए, स्टेशनों को बंद कर दिया जा रहा है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन भीड़ ऐसी है कि वो इस महाकुंभ में पहुंचना चाह रही है। कल देखा गया शाम 6 बजे तक 1,56,00,000 लोग आस्था की डुबकी लगाई। सोचिए, 1,56,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और अभी न जाने कितने लोग हाईवे पे खड़े हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उतने ही लोग चले आ रहे हैं। अभी तक तकरीबन
40 लाख लोगों से अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली। यहाँ तक कि वीवीआईपी भी आके आस्था की डुबकी लगा रहे। जूही चावला आ चुकी है। हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि अमिताभ बच्चन भी बहुत ही जल्द आस्था की डुबकी लगाने आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ आते ही रहते हैं। राज्यपाल आ चुके, पीएम आ चुके, उपराष्ट्रपति, ऐसे कौन से वीवीआईपी, ऐसे कौन से राजनेता नहीं थे कि वो यहाँ ना पहुंचे हों। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है कि कल राहुल गांधी भी आ सकते हैं प्रयागराज। अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन सुनने में ऐसी बातें आ रही हैं। ज्ञानेंद्र, तो देखिए लोग ज्ञानेंद्र, एक सवाल ये भी है, एक सवाल एक और भी है, क्योंकि अभी विधानसभा सत्र, बजट सत्र की शुरुआत हुई और तमाम जो नेता है वो बोल भी रहे हैं। धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे थे, वहां उन्होंने डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद उन्होंने बोला, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका एक अलग ही आनंद है यहाँ पर डुबकी लगाने का। लेकिन जो शिवपाल सिंह यादव हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पीआर के लिए, पीआर बढ़ाने के लिए सरकार सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है, और जो 144 वाली बात है, इसका जिक्र कहीं किसी ग्रंथों में नहीं है। तो सरकार पर ही हमला बोला है कि जानबूझकर प्रचार प्रसार किया गया, और शायद यही कारण है कि इसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं। अगर 53 से 54 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं, और हमारे देश की अगर आबादी की बात की जाए, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 26 फरवरी तक ही 60 से 62 करोड़ लोग वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ लोगों ने तो कल ही स्नान किया है, आप भी बता रहे हैं। तो क्या एक बहुत बड़ा तादाद में श्रद्धालु हर घर में, क्योंकि इच्छा सबकी है कि हम भी जाएं, आस्था की डुबकी लगाएं, हम तो नहीं पीछे रह जाएंगे। कोई भी चीज उन्हें रोक नहीं पा रही है, भगदड़ भी नहीं रोक पा रही है, स्टेशन में हुई मृत्यु भी उनको रोक नहीं पा रही है, अव्यवस्थाओं की भी तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही है, विपक्ष भी लगातार सरकार पे सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद लोगों में एक अच्छा उत्साह, एक अलग नजर आ रहा है। क्या कारण है कि एक बड़ी तादाद में श्रद्धालु अभी भी वहां पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शिवपाल यादव अव्यवस्थाओं की बात करेंगे तो 2012-13 का उन्होंने भी महाकुंभ करवाया है, और अव्यवस्था उसमें भी देखिए, जहां करोड़ों की व्यवस्था है, अगर एक शादी की जाती है तो एक शादी में छोटी मोटी तो गलतियां होती है, और एक लड़की का बाप वो पूरी शादी को अपना सबसे अच्छा और अपना सबसे सुंदर, तो एक तरीके से देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ ने पूरी की पूरी कोशिश लगा दी है। आज भी भले ही बजट चलता हो, लेकिन उनका आधा दिमाग संगम पे रहता है कि वहाँ क्या चल रहा होगा। हर एक एक बारीकियों को वो हर पल अपडेट लेते रहते हैं। सोचिए, दिमाग कहीं और है लेकिन दिल कहीं और है। ये योगी आदित्यनाथ की बात है। शिवपाल यादव खुद सोचे कि उनके कार्यकाल में जब वो यहाँ पे अब सरकार में थे, तो उनके भी महाकुंभ में ऐसी छोटी मोटी अव्यवस्थाएं होती रहती। अव्यवस्थाओं का चाहे जितना बड़ा सोशल मीडिया पे किया गया हो, लेकिन श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार आ रहे। मैं फिर आपको बता दे रहा हूं कि मेरी लगातार प्रशासनिक एडीएम मेला अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि कल 1.5 करोड़ लोगों ने नहाया है। आज भी हम लोगों का अंदाजा यही, वीकेंड को छोड़ दीजिए, अब लोग वीकेंड नहीं देख रहे हैं, लोग मंडे ट्यूसडे कुछ नहीं देख रहे, वो सीधे अब आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग लीव ले चुके हैं, अब लीव लेके लोग आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने। तो यहाँ पे वीकेंड अब नहीं रह गया है। वो सोच रहे हैं कि 26 तारीख के अंदर अंदर हम लोग पहली बार तो अद्भुत संगम का नजारा ले सके, फिर उसके बाद आस्था की डुबकी लगाएं। तो लगातार लोग आ रहे हैं, 54 करोड़ लोग। सोचिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो उससे जस्ट डबल यहाँ पर अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सोचिए, 54 करोड़, 22 से 23 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, और उससे ज्यादा लोग यहाँ पे आके आस्था की डुबकी लगा। एक न्यूजीलैंड जैसा देश, उससे 4 गुना ज्यादा लोग आके यहाँ पे चले जाते हैं। एक तरीके से यहाँ पे हर वक्त एक नया रिकॉर्ड स्थापित हो रहा है। सोचिए सर, अखंड सोचने वाली बात है। और विपक्ष कहता है कि यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है। सोचिए, अगर व्यवस्थाएं नहीं होती तो इतने लोग क्यों आते, इतने लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए क्यों आते। कहा जाता है माघी पूर्णिमा के बाद एक तरीके से संगम का मेला, माघ मेला खत्म हो जाता है, और उसके बाद लोग, मैंने खुद देखा है कि हर माघी पूर्णिमा के बाद
श्रद्धालुओं का आना कम हो जाता है। अर्ध कुंभ में भी देखा गया था कि माघी में, लेकिन इस बार महाकुंभ में ऐसा क्या होगा कि शिवरात्रि तक, और यहाँ तक की प्लानिंग ये चल रही है कि 7 दिनों के लिए ये मेले को और बढ़ाया जा सकता है। सोचिए, मैं फिलहाल इस पर फिर से पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुनने में आ रहा है, दबे मन से लोग कह रहे हैं, अधिकारीगण कह रहे हैं कि शायद ये 7 दिनों के लिए लेकिन अब सोच लीजिए किस तरीके से लोगों में आस्था की ललक है। वो चाह रहे हैं कि संगम नूह तक पहुंचे, जहां अखाड़ों ने स्नान किया था, मैं वहां तक पहुंचूं, मैं वहां पे आस्था की डुबकी लगाऊं। तो विपक्ष का कहने का काम है, लेकिन कहिए आप भी तो आ रहे हैं, अखिलेश यादव आए, धर्मेंद्र यादव आए, दिग्विजय सिंह आए, ऐसे कई सचिन पायलट तक आ चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा के, जया प्रदा तक आ चुकी है, सब आस्था की डुबकी लगा के जा रहे हैं। आप भी आएंगे शिवपाल जी, लेकिन थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन आप भी आएंगे, और लोग आ रहे हैं और लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अखंड। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बहुत बड़ी बातें की, और संक्षेप में क्या आपने डिटेल में सारी चीजें ये भी बता दी हैं कि लोग सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको किसी तरीके की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। शायद यही कारण है कि इतनी बड़ी तादाद में स्टेशनों पर, एयरपोर्ट पर लोग किस तरीके से नजर आ रहे हैं, सबने वो तस्वीरें देखी है, लेकिन किसी को भी इस बात का मलाल नहीं है कि वो इस तरीके से सफर करके आ रहे हैं, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है, वो उत्साह नजर आ रहा है कि वो आए और आस्था की डुबकी लगाए। और सीएम योगी ने भी बोला है कि बजट में भी जो 1500 करोड़ रुपए यहाँ भव्य कुंभ में खर्च किए गए हैं, उसकी वजह से एक अच्छा खासा राशि, एक अमाउंट हमारे बजट में देखने को मिलेगा। तो आर्थिक रूप से भी एक बहुत बड़ा ये महाकुंभ एक बहुत बड़े पटल पे देखा जा रहा है, आर्थिक रूप से भी, और अगर आस्था के रूप से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात की भव्यता दर्शाती है। जिस तरीके से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं महाकुंभ में जो आस्था का पर्व है, जो निकल करके आया है, इसमें लोग चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, प्रतिभागी बनना, और शायद यही कारण है कि सारे अमृत स्नान लगभग खत्म हो चुके हैं, अगर महाशिवरात्रि के स्नान की बात छोड़ दी जाए तो। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का तांता लगातार संगम पहुंच रहा है, और लोग चाहते हैं वहां पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाएं। फिलहाल देखते हैं कि आंकड़ा कितना और अधिक पहुंचता है, या कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अखंड, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, विपक्षों का काम है सवाल उठाना, लेकिन श्रद्धालु देखिए, मैं लगातार जब से महाकुंभ है, और मैं महाकुंभ को लगातार बहुत ही बारीकी से, बहुत ही करीब से देख रहा हूँ। मुझे ये नहीं लगता, लगातार श्रद्धालु पैदल, उनको अगर 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है तो वो पैदल चल के आ रहे हैं। तो देखिए, जहाँ मैंने बार बार ये कहा है, करोड़ों की जहाँ व्यवस्थाएं होंगी अखंड, वहाँ श्रद्धालुओं का भी ये कहना है कि अगर मुझे 15 नहीं 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा तो मैं वहां जाऊंगा, आस्था की डुबकी लगाऊंगा, कोई वो नहीं देख रहे, सब बच्चों को कंधे पे लेकर चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मलाका बात करे, अंदामा बात करे, मैंने क्या कहा आपको कि मेरा प्रयागराज स्टेशन पे से मौजूदगी है, भीड़ इतनी है कि अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो वहां से मैं पैदल जा सकता हूँ। 1.5 महीने से मैं लगातार इस कुंभ को बहुत ही करीब से पैदल चलना हो, चाहे जैसे जाना है, उनको संगम पे स्नान करना है। शिवपाल सिंह यादव का कहना है, आपने भी एक महाकुंभ कराया है, और आपने ये कहा कि हमको तो मात्र 8 महीने के अंदर, फिर से वही चीज है, श्रद्धालु लगातार आएंगे। और ये भी है, जो हम लोगों का अनुमान है कि 28 फरवरी तक श्रद्धालु आएंगे, और जहां तक मुझे लगता है कि लगातार शिवरात्रि भी एक रिकॉर्ड फिर से बन सकता है, कि जो आंकड़ा है प्रशासनिक का, कि ये आंकड़ा आपकी 3 करोड़, जो मौनी अमावस्या पे जितने आंकड़े आए थे 3 करोड़ के आसपास, इससे 2 गुना ज्यादा शिवरात्रि पे भीड़ होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात बिल्कुल सही बात है कि लगातार बढ़ती जा रही है, और बिल्कुल सही बात है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और लोगों में उत्साह है, मनोबल में कुछ हो नहीं पा रहा। सरकार या विपक्ष किसी को भी सवाल खड़े कर रहे हैं, बिल्कुल करें, लेकिन आस्था के इस महापर्व में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार वहां पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र, अपडेट देते रहिएगा और नजर बनाए रखिएगा। अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए अयोध्या से। अपूर्व, जिस तरीके से खबर आई है ड्रोन, पूरा मामला हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल अखंड, मैं बता दूं कि कल देर शाम का ये मामला है कि जब एक ड्रोन राम जन्मभूमि परिसर में अचानक गिरता है, वो भी गेट नंबर 3 के बाथिंग एरिया के पास,
तो कहीं ना कहीं जब अफरा तफरी का माहौल कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है। जो एफआईआर लिखवाई गई है, जो राम जन्मभूमि परिसर के चौकी इंचार्ज है उनके द्वारा, उनमें साफ तौर पर बताया गया है कि भगदड़ का माहौल को लेकर ये ड्रोन उठाया गया। हालांकि ड्रोन का मालिक कौन है ये पता नहीं लग पा रहा है। ड्रोन लगभग बताया जा रहा है 1 से 1.5 लाख की जो कीमत है उसके बीच की बताई जा रही है ड्रोन की कीमत। हालांकि आला अधिकारी इस पर एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जो एफआईआर काफी है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि एंटी ड्रोन सिस्टम से ये जो है ड्रोन गिराया गया है। हालांकि राम जन्मभूमि परिसर में ड्रोन वर्जित है, केवल जो आधिकारिक ड्रोन है वही वहां की ड्रोन उड़ा सकते हैं। लेकिन ये संदिग्ध व्यक्ति कौन सा, लगातार जो एजेंसियां हैं वो इस पे काम कर रही हैं और इस पर बनाए रखी है कि किसने इस ड्रोन को उड़ाया है, ये ड्रोन किसका है। ये लगातार जांचें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी तथ्य सामने निकल नहीं आए हैं। जिस तरीके से अयोध्या में लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब है, उमड़ पड़ा है, उसके बीच एक संदिग्ध ड्रोन राम जन्मभूमि परिसर के अंदर गिर जाना, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा कारणों में चूक है। जो अधिकारी हैं वो भी मौन है और ये सबसे बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सुरक्षा में, राम जन्मभूमि की सुरक्षा में चूक कर रहे हैं। बिल्कुल पूरी एक बड़ी बात है, क्योंकि इस तरीके से एक बड़ी चूक के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और लगातार राम मंदिर को थ्रेट मिलते आए हैं, शुरुआत से ही इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो आतंकी हैं उनके निशाने पर राम मंदिर है। ऐसे में इस तरीके से ड्रोन मिल जाना और एंटी ड्रोन सिस्टम का एक्टिव होने की वजह से एक बहुत बड़ी साजिश, क्योंकि भगदड़ का भी इसमें एंगल देखा जा रहा है कि भगदड़ मचाने की साजिश थी। देखिए खंड एंटी ड्रोन सिस्टम ये एफआईआर में नहीं लिखा गया है। एफआईआर में जो राम जन्मभूमि परिसर के चौकी इंचार्ज है उनके द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया कि वो गिरता है, न कि एंटी ड्रोन सिस्टम से गिराया जाता है। ये एफआईआर कॉपी में नहीं दर्शाया गया है। हालांकि अधिकारी यही कह रहे हैं। देखिए मैं इस समय गेट नंबर 3 पर ही मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है नो ड्रोन जोन, ये आप देख सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा कैसे गया वो? अगर ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, और जैसा कि बताया जा रहा है कि 2.5 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी ड्रोन आता है तो उसी तरफ तरीके उसकी या तो मार गिराते हैं या अपनी तरफ खींच लेता है। और एफआईआर में भी नहीं लिखा गया है कि एंटी ड्रोन सिस्टम था उसकी वजह से ऐसा। तो ये बात कहां से आ गई कि एंटी ड्रोन सिस्टम ने उस ड्रोन को मार गिरा दिया है? ये वजह फिर बातें कहां से निकल करके आ रही है? देखिए ये अधिकारियों का कहना है कि एंटी ड्रोन सिस्टम से जो है ड्रोन को गिराया गया। हालांकि अगर मैं बात करूं एफआईआर कॉपी की, एफआईआर कॉपी में साफ तौर पर यह कहा गया कि भगदड़ का माहौल क्रिएट करने के लिए ये ऐसा किया गया। हालांकि सभी विषयों पर जांच हो रही है, अभी क्या तथ्य निकल के आते हैं ये बात का विषय होगा, लेकिन सबसे अहम विषय यही है कि सुरक्षा कारणों में चूक हुई है। बिल्कुल अपूर्ण चूक हुई है और शायद यही कारण है कि एक बार एक व्यक्ति रामलला के गृह में पहुंच जाता है और चश्मा लगा करके, जिसमें उसका खुफिया कैमरा भी होता है। और इस तरीके से ड्रोन जहां पर वर्जित है पूरी तरीके से, यहाँ तक कि विमान को भी इस मंदिर परिसर के ऊपर से जाने की इजाजत नहीं है। तो ऐसे में ड्रोन कैसे पहुंच जाता है, ये बहुत बड़ा विषय है जांच का। क्योंकि अगर इस तरीके से ड्रोन इतनी बड़ी भीड़ में पहुंच जाएगा तो सवाल जरूर खड़े होंगे। अपूर्ण जरूर अपडेट देते रहेगा आखिरकार इसकी पीछे की वजह क्या है। हालांकि साजिश की बात या आशंका जो व्यक्त कर रहे हैं अधिकारी कि भगदड़ की मचाने के लिए इस तरीके से इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे कौन सी ऐसी साजिश है? क्योंकि कोई भी अभी तक मालिक मिला नहीं उसका। तो ऐसे किस आधार पर पुलिस इस तरीके की बात करी? क्योंकि कई ड्रोन तो शादियों में भी चलते हैं अगल बगल के क्षेत्रों में, या कुछ ऐसे नवयुवक जो यूट्यूबर्स होते हैं वो भी आजकल ड्रोन लेकर के चल रहे हैं। सबको एक अलग अलग उत्साह है, ठीक है, परमिशन नहीं ली। तो ये जो वजह है कि देखिए अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एंटी ड्रोन सिस्टम लागू है परिसर के अंदर तो ये तो तुरंत पता हो जाना चाहिए कि कितनी दूर की रेडियस से ये उड़ाया जा रहा है, कितनी दूर पे जो अगला व्यक्ति उड़ा रहा है, जो ड्रोन को निगरानी कर रहा है, जो मॉनिटरिंग कर रहा है, वो कितनी दूरी पर है। ये तो उससे पता हो ही जाता है। तो ये तो तुरंत पता होना चाहिए था। ऑपरेशन तो ये कहीं ना कहीं कर रहा था। अगर ये कहीं ना व्यक्ति, उसका मालिक उस ड्रोन का गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, उसको पकड़ नहीं पाए, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर मान लेते एक मिनट इसे सच्चाई मान लेते कि एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं गिराया, तो क्या आप क्या कर रहे थे कि ड्रोन उड़ता हुआ चला आया? जब नो ड्रोन एरिया है, वहां पर ड्रोन प्रोहिबिटेड है, तो किस तरीके से ड्रोन पहुंच जाता है? ये भी बहुत बड़ी चूक है। और मालिक का आता पता नहीं है कि कौन ये ड्रोन उड़ा रहा था। तो क्या आसमान से पैदा हो गया ड्रोन? था कहां से, उड़ा कौन रहा था? इसके बारे में जांच कुछ पता ही नहीं चल पा रहा।
देखिए कर, लेकिन जो साफ तौर पर एफआईआर कॉपी में साफ तौर पे दर्शाया गया है कि भगदड़ का माहौल क्रिएट करने के लिए ऐसे ऐसे साजिश किए गए हैं, लेकिन अब ये किस प्रकार की साजिश है ये बात की बात है अभी जब लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर एकदम मौन है, कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है कि किस वजह से ना अपना पक्ष ना विपक्ष, मतलब कोई भी बात कहने के लिए। लेकिन जो एफआईआर कॉपी है उस पे साफ रूप में यही दर्शाया गया है कि भगदड़ का माहौल क्रिएट करने के लिए ये ड्रोन गिराया गया है। लेकिन अब ऐसा अज्ञात के खिलाफ राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच लगातार जारी है। बिल्कुल जांच का विषय जरूर है, लेकिन ऐसे जो भी लोग हैं अगर इस तरीके की मानसिकता है अगर किसी व्यक्ति की, तो जरूर इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए था। फिलहाल देखते हैं कि कितने दिनों में वो पुलिस की गिरफ्त में आता है और असल वजह क्या है इस ड्रोन के पीछे की, उसका खुलासा हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ जुड़े हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? जी अगर जी हम बिल्कुल बताना चाहेंगे कि एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर एक अभियान पुलिस अधीक्षक के निर्देश से एक अभियान चलाया जा रहा है। जो भी बुलेट है उनको मॉडिफाइड करके जो लोग चलाते थे और उसी को लेकर यहाँ पर तो बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें शहर कोतवाली और ट्रैफिक इंस्पेक्टर बराबर उस पर नजर रखे हुए हैं। और अभी 4-5 दिन पहले करीब 13 बुलेट को पकड़ा गया था, जिसमें उन बुलेट वालों ने क्या किया उसको मॉडिफाई करके चला रहे थे और कहीं ना उससे आवाज बहुत तेज होती थी। लेकिन आवाज अब जब कहीं किसी को बच्चे तो लोग डर भी जाते थे। ऐसे बुलेट को लेकर यहाँ हरदोई जनपद में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर निवासी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो बुलेट पकड़ी जा रही है क्या है, तो क्यों पकड़ी जा रही है। ये बुलेट को लेकर जो यहाँ पे कार्रवाई चल रही है उसको क्या ये बुलेट को लेकर जो कार्रवाई हो रही है मेरा ख्याल से उचित है, क्योंकि यहाँ पे बुलेट का उपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। जो साइलेंसर है उसमें मॉडिफाई करके गलत साइलेंसर लगा रहे हैं, जिसकी मतलब आवाज बहुत तेज है। तेज आवाज से कई लोग बच्चे बूढ़े मतलब इन लोग ऐसे मतलब भयभीत हो जाते हैं कि कई दुर्घटनाएं इससे हो जाती है। मेरा ख्याल से इसका दुरुपयोग हो रहा है वो सदुपयोग होने की जगह पर, तो ये कार्रवाई उचित है। तो यहाँ पर अगर मैं बता था कि एक हफ्ते से कंटिन्यू उस पर कार्रवाई हो रही है। जितनी भी हरदोई में बुलेट है उन बुलेट को लेकर की कार्रवाई चल रही है। उसमें एक पुलिस वाले की भी बुलेट थी, उन्होंने भी अपनी वो साइलेंसर को मॉडिफाई कर रखा था और उसको भी कहीं ना कहीं उसको पकड़ को गाड़ी को सीज कर दिया गया है। और यही सब सर यहाँ पर असंगठित कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल तो अच्छी पहल है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल एक नया फैशन बन गया और आवाज को लेकर के जिस तरीके से साइलेंसर मॉडिफाइड कराते हैं और युवा जो है खासतौर से देखा गया कि बुलेट में इस तरीके की आवाज ज्यादा निकल सके, इस तरीके से मॉडिफाइड कराया जाए। बहुत अच्छी पहल है पुलिस की, क्योंकि न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण होता है बल्कि लोगों में डर का माहौल भी पैदा होता है। जिस तरह से भी ये कार्य गुजरती है कहीं ना कहीं लोगों के मन में खौफ तो जरूर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आदर्श, अनिल हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं। अनिल, कौन सी बड़ी खबर है संभल से आज की? देखो अगर संभल की बात करें तो संभल में जो है मुख्यालय की कवायद जो है शुरू हो गई है। जो ऐसा था कि कहने को तो संभल जिला है, लेकिन जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, फिर चाहे डीएम कह ले, डीएम कहो या फिर एसपी, वो संभल से लगभग 19-20 किलोमीटर दूर बैठे में मुख्यालय है, वहां पर बैठते थे। और जब अभी हिंसा की जांच करने के लिए आयोग की टीम आई थी, उस आयोग की टीम के सामने और जो संभल के पीड़ित लोग थे, जो 1978 के दंगा में जो पीड़ित थे, तो उन्होंने उनके सामने यह मांग रखी थी कि संभल में जो मुख्यालय संभल में होना चाहिए, बहजोई ना होकर। क्योंकि अगर संभल में मुख्यालय नहीं होगा और आने वाले समय में अगर ये इस तरह की कोई हिंसा होती है, घटना घटती है, तो हो सकता है बहुत बड़ा काम हो जाए। इसलिए जरूरत थी संभल में मुख्यालय बनने की, जिसकी कवायद जो शुरू हो गई है। जी अखंड। अनिल, संभल हिंसा से जुड़े हुए मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या है पूरा मामला, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। कि संभल हिंसा को लेकर जो है कल जो 2 आरोपी और गिरफ्तार करे गए हैं जो कि संभल हिंसा में शामिल थे। अनिल, किन आधारों पर, क्योंकि जैसे लगातार विपक्ष जो है लगातार सरकार पे सवालिया निशान और लगा रहा है, वो ऐसे भी बोल चुके हैं कि लोगों को फंसाने के लिए, अब मासूम जनता को फंसाने की कवायद तेज कर चुका है प्रशासन। क्या पुलिस कार्रवाई पर लगातार जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो दंगाइयों को पकड़ने के लिए काम कर रही है और पुलिस का काम है कि जो भी लोग इस पूरे दंगे में शामिल थे उनको पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजा जाए, तो विपक्ष जो राजनीति कर रहा है, क्या उस पर जिस तरीके से वो सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है, क्या आपको लगता है कि जो स्थानीय निवासी संभल के वो क्या कुछ कह रहे हैं प्रशासन की इस कार्रवाई पर, जिला प्रशासन की इस कार्रवाई पर?
झारखंड संभल की जिला प्रशासन की कार्रवाई की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि जब हिंसा हुई थी उसके बाद जो कमिश्नर थे उन्होंने साफ कह दिया था कि कोई भी निर्दोष जो है हिंसा के मामले में फंसाया नहीं जाएगा, कार्रवाई उसके खिलाफ होगी जो कि दोषी हैं और जिसकी पहचान सीसीटीवी कैमरे द्वारा और सर्वेलांस टीम द्वारा, साइबर क्राइम टीम द्वारा, एसओजी द्वारा सब तरह से करने के बाद में जब और पुख्ता जानकारी मिल जाती है कि हाँ यह हिंसा में व्यक्ति शामिल था और उसकी शिनाख्त करने के बाद में जब भी उसको जो है सलाखों के पीछे प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष का काम है, विपक्ष तो जो है मुद्दा उठाएगा, लेकिन जो संभल एसपी हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस तरह का भय कोई भी नहीं फैलाए और बेवजह की जो है खबरें, गलत खबरें कोई नहीं फैलाए और अब्बा जो फैलाएगा उसके खिलाफ भी सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखंड अनिल, कितने लोगों के जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें से कितने लोग अब तक पुलिस की गिरफ्त में हैं और कितने लोग अभी भी फरार हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर? अखंड अभी तक जो है लगभग 80 लोग जो है चले गए हैं, पुलिस ने जो जिनको जेल भेजा है, जिसमें जो है 2 महिलाएं भी हैं, 2 से 3 महिलाएं हैं लगभग, और जो है जो चस्पा जो फोटो है जिनको पहचानने के लिए और उन पर इनाम भी रखा है। 74 लोग ऐसे हैं जिनका जो है फोटो उन्होंने जामा मस्जिद पर चिपकाई है और पुलिस ने कहा है कि जो भी कोई अगर इनकी पहचान बताता है उसको इनाम भी दिया जाएगा और उसकी पहचान जो है गोपनीय रखी जाएगी। अखंड बिल्कुल अनिल, और स्पष्ट है और साफ मंशा है प्रशासन की कि जो भी दंगाई है, जिन लोगों ने भी इस दंगे में भूमिका निभाई थी, जिनकी थोड़ी सी भी भूमिका है, वो जरूर सलाखों के पीछे होगा। इसी को देखते हुए प्रशासन बड़ी कार्रवाई करते हुए इन लोगों की धरपकड़ के लिए तेजी से अभियान चला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार जिस तरीके से सदन में सरकार को घेरने का काम किया है और बजट सत्र में प्रदेश सरकार के ऊपर सवालों की बौछार करने के लिए रणनीति बनाई है समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के नेताओं ने, साफ तौर पर ये मंशा स्पष्ट है कि विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से सरकार इन सवालों के जवाब देती है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया हो या फिर अगर बात की जाए तमाम जो विपक्षी नेता है, वो लगातार महाकुंभ में हुई भगदड़ की मौतों को लेकर के सही आंकड़े जारी करने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर के बात कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो मिल्कीपुर का चुनाव है उसको लेकर के चुनाव आयोग के निशाने पर है अखिलेश यादव के, और तमाम जो उनके जो नेता है वो लगातार पोस्टर जारी करके चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं और कफन ओढ़ने की बात कर रहे हैं। तमाम ऐसे पोस्टर्स हमने आपको दिखाए थे, अपने दर्शकों को दिखाए थे, किस तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को लेकर के चुनाव आयोग उनके निशाने पर है और चुनाव आयोग को लेकर के सवाल खड़े करेंगे। तो फिलहाल आज से विधानसभा सत्र की, बजट सत्र की शुरुआत हुई है। फिलहाल 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। अब देखने वाली बात होती है कि एक लंबा जो सत्र चलेगा, जो 5 मार्च तक चलेगा, वो कितने दिन सुचारू रूप से चल पाता है। लगातार सीएम योगी ने भी अपील की थी कि ये जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं है, सत्ता पक्ष की नहीं है, बल्कि विपक्ष की भी इसमें अहम भूमिका होती है। हताश और निराश होकर के हार की वजह से इस तरह की कार्रवाई ना करे और सदन को सुचारू रूप से चलने दे। अगर अपने सवाल हैं तो सदन में सवालों को अच्छे ढंग से उठाएं, सरकार उसका जवाब देगी। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।